नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा अभी हाल ही में 24 मई 2022 को क्वाड की मीटिंग जापान के टोक्यो शहर में की गई। इसमें 4 देश अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ एक मंच पर आए। इसमें यूएसए की तरफ से यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब, जापान की तरफ से देखा जाए तो पीएम किशिदा जी, इंडिया की तरफ से हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीएम एंथनी एल्बनीज़ ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। यह क्वाड का वैसे तो चौथा सम्मेलन था, किंतु यह क्वाड का दूसरा इन पर्सन क्वाड समिट था। इससे पहले 2 वर्चुअल हुए थे क्योंकि कोरोना काल था, इसलिए वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्वाड के सबसे सीनियर मेंबर बने, क्योंकि जो बाइडन जो है कि 2021 में यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं और जापान के पीएम भी 2021 में जापान के प्रधानमंत्री बने। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो एक दिन पुराने हैं, 23 मई 2022 को वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने और 24 मई को वह एक दिन बाद टोक्यो आ गए इसमें क्वाड में हिस्सा लेने के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पीएम मोदी शुरू से ही क्वाड के मेंबर है, तो वो इस तरीके से सीनियर मेंबर हुए। खैर, क्वाड के 2022 की समिट की बात करने से पहले हम कुछ इसके क्वाड के बारे में जान लेते हैं, जिससे हम एग्ज़ाम के लिए और भी क्वाड को अच्छे से समझने में फ़ायदेमंद होगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड कैसे बना। देखिए दोस्तों, यह दिसंबर 2004 में एक सुनामी और भूकंप सुमात्रा, इंडोनेशिया के पश्चिमी छोर पर आया था। यहाँ पर भूकंप का एपी सेंटर आपको दिख रहा होगा। अब जिन लोगों को एपी सेंटर के बारे में पता नहीं होगा उनको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैं। पृथ्वी के अंदर जहाँ पर भूकंप की शुरुआत होती है उसे उसका फोकस या हाइपो सेंटर कहा जाता है, याद रखना ये चीज़ को। और फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जहाँ भूकंप महसूस होता है उसे एपी सेंटर कहते हैं, जहाँ आपको चित्र में दिख रहा होगा। यह भूकंप, अगर देखा जाए 2004 का भूकंप देखते हैं, यह भूकंप बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट, यहाँ आपको दिख रहा होगा, के टकराव के कारण हुआ था। इस भूकंप को सुमात्रा अंडमान, अंडमान जो हमारे पास है, ठीक है, तो सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक भी कहा जाता है। ये याद रखना है आपको लोगों को कि, और जो सुनामी आई थी उसे बॉक्सिंग डे सुनामी कहा जाता है, ठीक है। इस सुनामी में भारी नुकसान हुआ था। इस चित्र में आपको लाल रंग के वाले हिस्से को देख रहे होंगे जहाँ पर नुकसान हुआ था, ठीक है। खैर, आप सब सोच रहे होंगे कि टॉपिक क्वाड का चल रहा है और आप 2004 की सुनामी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी सुनामी के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ने एक कोर ग्रुप बनाया था, जिसका मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट को लीड करना था। आगे चलकर 2007 में जापान के उस समय के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड बनाने का प्रस्ताव रखा था। यहाँ मैं आपको क्वाड का पूरा नाम बता देता हूँ। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, QHD कहा जाता है इसे, ठीक है। हिंदी में देखा जाए तो चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। यहाँ आप देख सकते हैं इसे चतुर्भुज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 4 भुजाएं इसमें दिख रहे होंगे, 4 देश है इसमें। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है, चतुर्भुज को। शॉर्ट में इसे क्वाड कहते हैं। आपको क्वाड ही याद रखना है, किंतु एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चीन और रूस ने इसका जब बना था तब इसका बहुत सारा विरोध भी किया था। बाद में 2008 में चीन के दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के पीएम, जो उस समय के पीएम केविन रूड ने इससे बाहर हो गए थे और यह 10 साल तक ये आइडिया रुक गया था। फिर आगे चल के 2017 में इस पर सक्रिय रूप से काम शुरू हो गया, ठीक है। तो 2007 में मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, में आसियान देश आपको पता ही होगा, आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान फिर से चारों देश चीन का मुकाबला करने के लिए क्वाड को पुनर्जीवित करने पर सहमत हुए। वैसे क्वाड का विज़न है फ्री एंड ओपन ट्रेड, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री एंड ओपन ट्रेड करना और दक्षिण चीन समुद्र में एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था स्थापित करना था। यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो आप देख रहे हैं में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान करना था। यहाँ इंडो का मतलब आपको पता ही होगा इंडियन ओशन, जो कि इंडिया के नीचे आपको दिख रहा होगा सब, और पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र। यहाँ आपको मैप में क्लियरली समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको एक शब्द के बारे में बताया था, FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, FOIP का फुल फॉर्म होता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक को मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। FOIP एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी हिंदी में बोले तो एक छत्र शब्द है, यानी छतरी वाला शब्द, ठीक है। यानी इसे इंडो पैसिफिक या इंडियन ओशन और प्रशांत महासागर में आने वाले क्षेत्र
में समान हित वाले देशों की इंडो पैसिफिक विशिष्ट रणनीति को शामिल करना है। FOIP अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? तो जापान ने की थी। और 2019 में अमेरिका ने के यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यानी जैसे हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय होता है, वैसे अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट होता है। इसके प्रमुख तो आप सभी को जानते होंगे, एंटनी ब्लिंकन, जिन्हें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने करारा जवाब भी दिया था। आप सभी को पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, हम आते हैं 2022 के क्वाड सम्मेलन की ओर। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी जापान ने की। इसको याद रखना है करंट अफेयर्स के हिसाब से। आपको बता दूं, अगले साल का भी याद रखना, 2023 में क्वाड देशों की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी करे। अगर 2022 पूछे तो जापान, जो कि हो चुका है, और 2023 पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी जो था 2022 की जो मीटिंग हुई जापान में, इस मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने 12 हिंद प्रशांत देशों के साथ एक व्यापार समझौता शुरुआत की है। देखो, 12 तो हो गए हिंद प्रशांत देश और एक हो गया अमेरिका, तो टोटल हो गए 13। ठीक है, इसको याद रखना, आगे मैं बताऊंगा। जिसका नाम इन्होंने IPEF रखा है, यानी IPEF का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक प्रारूप कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, हिंदी में लिखने में काम आएगा। इसका मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामक कारोबार नीति को कम करना है। इसे बाइडन ने डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि राइटिंग द न्यू रूल्स फॉर द 21st सेंचुरी इकोनॉमी। ऐसा इन्होंने जो बाइडन ने अपने भाषण में कहा है। इसमें कुल 13 देश शामिल है। ये याद रखना कि IPEF में कितने देश शामिल है? तो 13 देश। इसमें हमारा भारत भी शामिल है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि IPEF एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। याद रखना इसको, बाद में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। IPEF एक पहले आपको पता होगा, पिछले साल 2019-20 में RCEP की बात आपने पता होगा। RCEP बनाया था चाइना ने, तो IPEF बनाया है अमेरिका ने, RCEP बनाया है चाइना ने। ठीक है, किंतु चाइना ने जो बनाया तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। उसमें जैसे इंडिया और सब, इंडिया उससे पीछे हट गया था RCEP से, ये आपको पता होगा। पर ये जो IPEF, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। IPEF की मीटिंग में एशियन देश, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें कुल 10 देश शामिल हैं, उन 10 देशों में से 7 देशों को वर्चुअल मीटिंग में बुलाया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया को भी शामिल किया गया था। IPEF में 4 बड़े पॉइंट रखे गए थे, यानी 4 पिलर रखे थे। इसको आपको याद रखना है, अगर आए एग्जाम में तो आपको बताना है। देखते हैं क्या कौन कौन से हैं। पहला रखा था ट्रेड, यानी व्यापार, किंतु ये व्यापार फ्री ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, इसमें टैक्स लगेगा। किंतु जो RCEP बनाया था चाइना ने, उसमें फ्री था, इसमें फ्री नहीं है, याद रखना। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन को हिंदी में आपूर्ति श्रृंखला बोलते हैं। तीसरा इन्होंने रखा था क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बोनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और चौथा रखा था टैक्स एंड एंटी करप्शन। ये 4 पॉइंट रखे थे अमेरिका ने। अब आगे देखते हैं, एक और कौन सी बात हुई थी क्वाड मीटिंग में। दूसरा क्वाड ने क्या कहा था? इलीगल फिशिंग के बारे में बात की गई थी। यहाँ पर सीधा इशारा चाइना द्वारा प्रशांत महासागर में इलीगल फिशिंग, यानी गलत तरीके से मछली पकड़ने पर बात की गई थी, और इसको रोकने के लिए मेरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च भी किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ कि चाइना इलीगल तरीके से दूसरे देशों की समुद्री सीमा में घुसकर मछली पकड़ते हैं। चीन इसके लिए अपने यहाँ के मछुआरों को प्रोत्साहित भी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था चाइना पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में मछली पकड़कर बेच रहा था, और बलूचिस्तान के मछुआरों को ग्वादर पोर्ट के आसपास भी भटकने नहीं दे रहा था। इसके लिए बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान में चाइना के CPEC का विरोध भी कर रहे थे। चाइना यहाँ से मछलियाँ बेचकर काफ़ी मोटी रकम भी कमाता था, सोचिए। तो चाइना पाकिस्तान की मछलियाँ बेच के भी खा रहा था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। खैर, प्रशांत महासागर में इसे रोकने के लिए क्वाड देश मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जिसमें वह इलीगल फिशिंग करने वाली चीनी जहाज़ों को पकड़ा जाएगा, और इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए सिंगापुर में बनाया जाएगा। और इसका नाम याद रखना है, इस सैटेलाइट IPMDA, यानी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसको याद रखना, IPMDA का ऑफिस का बनाया सिंगापुर में। चलिए, क्वाड मीटिंग में एक और बात की गई। क्वाड मीटिंग में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। यह क्वाड देशों द्वारा किया जाएगा स्कॉलरशिप।
इसमें इन 4 देशों के 100 विद्यार्थी यानी स्टूडेंट पढ़ने के लिए ये यूएस भेजे जाएंगे, जिसमें स्टेम, याद रखना, स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में स्कॉलर दी जाएगी। मतलब फ्री में उनको सरकार इन 4 देशों की तरफ से पढ़ने के लिए विदेश में भेजा जाएगा, मतलब 4 देशों में, अमेरिका में खासकर। मोदी जी ने भारत की तरफ से क्वाड के अन्य देशों के कुछ गिफ्ट भी दिए और उपहार में भी दिए। जैसे भारत ने अब ये आपको याद रखना है, इसको क्वेश्चन आप सोल्व करना और मुझे ऑप्शन में बताना भी। जैसे मोदी जी ने अमेरिका को एक गिफ्ट दिया, ये कहाँ, भारत के कौन से क्षेत्र से है। मोदी जी ने फिर जापान को भी एक गिफ्ट दिया, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। और मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया को भी एक गिफ्ट दिया। तो ये कौन सी कला है, आर्ट है, ये मुझे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखना चाहता हूँ कितने अवेयरनेस हो आप। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये इसकी में बात हुई कि क्वाड का विस्तार करके क्वाड प्लस बनाया जाएगा, यानी इसमें न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया को भी शामिल किया जाएगा। वैसे ये दोनों इस मीटिंग में वर्चुअल थे, बाकी ये क्वाड के मेंबर नहीं है, आप याद रखना इस चीज़ को। चीन, अब चीन की बात की जाए तो चीन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको बता दूं कि चीन क्वाड को नाटो का विस्तार कहता है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ भी बता दूं, जब क्वाड की मीटिंग जापान में चल रही थी, तभी जापान के एयर स्पेस में चीन और रूस, ये बात देखने लायक है, रूस के बॉम्बर जहाज जिसमें बम फिट करके फेंके जाते हैं, जापान के एयर स्पेस में घुसे। तब मोदी जी और बाकी से चारों मेंबर वहीं पे मौजूद थे जब क्वाड की मीटिंग चल रही थी उसी दौरान। यहाँ पर चाइना और रसिया क्वाड देशों के डराने की कोशिश कर रहे थे, वैसे बाकी कोई खासा असर पड़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर चीन का H-6 के बम्बर था और रूस का Tu-95 MS बम्बर। ये थोड़ा इसको याद रखना, ये पूछ सकता है एग्ज़ाम के प्रोसेस, क्योंकि अभी हुआ है। और ये बम्बर जापान सागर, ईस्ट जैसे पूर्व चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर नियमित रूप से संयुक्त रूप से रणनीतिक गश्त करते हुए दिखाई दिए थे। अब आगे क्या होगा, क्या भारत और रूस के रिश्ते खराब हो सकते हैं या इसका कोई दूसरा परिणाम देखने को मिल सकता है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।